एक सेक्टर जिसने बहुत ही शानदार प्रदर्शन 2020 में दिखाया है और ख़ास तौर पर मार्च लोस से देखिए जिसने आउट परफॉर्मेंस दिखाई है वो है रियल एस्टेट सेक्टर। और रियल एस्टेट सेक्टर के जो लीडर है वो डीएलएफ है और डीएलएफ आपके सीईओ राजीव तलवार साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नरेटको के चेयरमैन भी हैं। और अब हम चर्चा कर रहे हैं कि बजट से क्या उम्मीदें हैं, किस तरह का आउटलुक डीएलएफ को लगता है कि देखने को मिलने वाला है इस नए 2021 वर्ष के लिए। इस सब पर बात करने के लिए तलवार साहब बहुत बहुत स्वागत आपका सीएनबीसी आवाज पर सबसे पहले, और आपको आपकी पूरी टीम को, परिवार को सीएनबीसी आवाज की तरफ से नव वर्ष की खूब खूब बधाई। नमस्कार जी, आपको भी, आपके सारे दर्शकों को भी नव वर्ष की पूरी बधाई हो। और बहुत उम्मीदें हैं। एक कठिन वर्ष जो ऐतिहासिक रहा है कि कभी सोचा नहीं गया था, वो अब उम्मीद है कि वैक्सीन आने पे खत्म हो जाएगा और बिजनेस एक्टिविटी भी थोड़ी सी बरकरार है और बढ़ रही है। तो उम्मीदें बहुत है इस बजट से। और कई बार ये माना गया है कि ये एक बजट होगा लाइक नेवर बिफोर। तो हम लोगों को जो उम्मीदें हैं और जो आशा हमारी है, वो पहला तो है कि घर जो बनाते हैं ज्यादातर ग्राहक और खरीदार लोन लेके बनाते हैं। तो हम लोग एक स्कीम बहुत पहले चल रही थी बैंक्स के साथ, जिसको कहा गया था सबवेंशन स्कीम। वो हम लोग कह रहे हैं कि सबवेंशन स्कीम फिर से अनुमति दी जाए उसको इंट्रोड्यूस करने की, क्योंकि जब तक घर का पोजेशन नहीं मिलता तो कंपनी इंटरेस्ट पे करती है। तो ये एक बहुत बढ़िया स्कीम थी। और हाल में जो पिछले वर्ष में वित्त मंत्रालय ने और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो रेट्स कम किए हैं, उससे डिमांड काफी बढ़ी है। पेंटअप डिमांड जो थी वो बढ़ गई है। तो ऐसी स्कीम लाने में न्यू लॉन्चेस आएंगे और न्यू लॉन्चेस के द्वारा जो हम लोग एक सरप्लस हाउसिंग स्टॉक क्रिएट करेंगे। जो पहले दाम बढ़ते थे और अभी भी गवर्नमेंट का काफी चिंता रहती है सरकार को कि जो इन्वेंट्री है, हम लोग उसको सरप्लस नहीं कहते, उसको बोलते हैं अनसोल्ड इन्वेंट्री। एक्चुअली सरप्लस क्रिएट करने से ही दाम न्यूनतम रहते हैं। और हम लोग ये आशा करते हैं कि सबवेंशन स्कीम फिर से अलाउ की जाए। इसके साथ हम लोग ये भी चाहते हैं कि वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग अलाउड हो लोन्स की, कि अगर जितनी कंपनीज हैं उनको माना गया कि अगर वो 31 मार्च 2020 को एनपीए नहीं बनी है तो उनको ही सिर्फ रीस्ट्रक्चरिंग अलाउड है। तो आप जानते हैं कि पिछले 8 या 9 वर्षों में काफी दिक्कत से ये सेक्टर गुजरा है। कई कंपनीज, अधिकतर कंपनीज को लाभ नहीं हुआ है, कईयों की ईएमआईज नहीं पे हुई हैं। तो इसलिए ये रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम फिर से इंट्रोड्यूस की जाए। अब है जो इनकम टैक्स, क्योंकि बजट खासकर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड डायरेक्ट टैक्सेस से डील करता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस जीएसटी काउंसिल निश्चय करती है। तो अगर डायरेक्ट टैक्सेस के लिए जो पहली चीज देखी जाए वो है इंटरेस्ट ऑन होम लोन्स। 2 लाख की जो सीमा है वो बहुत पहले निर्धारित की गई थी, शायद 2004 से पहले। हम लोग ये चाहते हैं कि जितनी इन्फ्लेशन हुई है उसको इंडेक्स करके ये सीमा बढ़ाई जाए, बेशक वो 5 लाख हो, 5.5 लाख हो, जितनी इन्फ्लेशन से इंडेक्स करके उसमें निर्धारित हो वो ही इंट्रोड्यूस की जाए। क्योंकि जैसे घरों की बिक्री बढ़ेगी तो जो उस पे इंटरेस्ट पे होना है वो मॉरेटोरियम के बाद अगर 1 वर्ष या 2 वर्ष के बाद आता है तो टैक्स कलेक्शंस में कमी नहीं होगी और इससे बहुत फायदा होगा सरकार को। दूसरी चीज है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, जैसे शेयर्स के लिए 10% लागू होता है 12 महीने के बाद, ये रियल एस्टेट के लिए 24 से 36 महीने बाद होता है। तो हम लोग ये उम्मीद करते हैं और हम लोगों ने यही प्रावधान प्रपोज किया है कि साहब ये इक्विटी शेयर्स की तरह लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स भी रियल एस्टेट पे और रियल एस्टेट सेल्स पे 10% हो अगर वो 12 महीने रखने के बाद बेचा जाए। तीसरी चीज है रेंटल हाउसिंग, क्योंकि हर देश में, विकसित देशों में भी 50% ओनरशिप हाउसिंग होती है और 50% रेंटल हाउसिंग होती है। हमारा जो मंत्रालय है महुआ, जिसको हम कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, उन्होंने भी ये प्रस्ताव रखा था कि रेंटल हाउसिंग पे बहुत जोर दिया जाए। और उसके लिए हम लोग जो प्रस्ताव रख रहे हैं वो 2 या 3 है। एक, कि जब रेंटल हाउसिंग कोई देता है तो इस वक्त 30% उनको मेंटेनेंस अलाउंस दिया जाता है। रिटर्न इतनी लो होती है 1 से 2% कि लोग
रेंटल हाउसिंग में बिलीव करना छोड़ चुके हैं। तो इसलिए हम लोगों ने ये प्रस्ताव रखा है कि उसको बढ़ा के 30 से 50% मेंटेनेंस अलाउंस दिया जाए, कि जितनी इनकम वो मेंटेनेंस के लिए रखी जाए तो शायद उसका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो अच्छा 2 से 4% हो जाएगा, और इस कारण अधिक लोग निवेश करेंगे घर बनाने में और उनको रेंट में देने में। हाँ, तलवार दूसरी साहब, चीज, आपने बखूबी समझाया कि कौन कौन सी डिमांड्स हैं रियल एस्टेट सेक्टर की तरफ। जी हाँ। थोड़ा डीएलएफ पर भी ध्यान देते हैं। आपने अगले 4 या 5 क्वार्टर्स में बताइए कितने लॉन्चेस प्लान कर रखे हैं, क्योंकि सूर्य अगर उदय हो रहा है इस सेक्टर पर, उसमें सबसे ज्यादा चमक आपको डीएलएफ पर ही आती हुई दिख रही है। अपना जरा गेम प्लान बताइए और ये बताइए पाइपलाइन में कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। सुनिए, डीएलएफ के प्लान्स भी इंडस्ट्री के साथ चलते हैं, और अभी तक हम लोगों ने लॉन्च देखे हैं कि गुड़गांव में हुए हैं, हम लोग और भी लॉन्च करने वाले हैं, दिल्ली में होने वाला है, और हम लोग इसकी पूरी अपना बिजनेस प्लान एक तरीके से दे चुके हैं और गाइडेंस भी दे चुके हैं। इस वक्त अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं जो नैरेटको की तरफ से हम लोगों ने प्रस्ताव रखे हैं वो ज्यादा मूल्यवान है इस वक्त, कि इनकम या तो 50% मेंटेनेंस अलाउंस दिया जाए या रेंटल इनकम फुली टैक्स डिडक्टेबल हो, क्योंकि इससे आपका निवेश बढ़ेगा घरों में, और घरों में अगर निवेश बढ़ता है तो पूरी इकोनॉमी को, एम्प्लॉयमेंट को और जीडीपी ग्रोथ को बहुत फायदा मिलता है। सिमिलरली डिप्रिसिएशन जो है घरों में वो 5% अलाउड है, कमर्शियल ऑफिसेज और कमर्शियल प्रॉपर्टीज के लिए अधिक अलाउड है। तो हम लोग मानते हैं इसको समान किया जाए और समांतर डेप्रिसिएशन दी जाए। अफोर्डेबल हाउसिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है और एक गवर्नमेंट का इस पे नजरिया है और बहुत उसको बढ़त दे रही है सरकार। तो हम लोग उसमें ये कहना चाहते हैं कि उसका एक कंसेशनल रेट ऑफ लेंडिंग हो, अगर वो 8% या उससे कम हो तो अधिकतर बिल्डर जो हैं वो अफोर्डेबल हाउसिंग में जाएंगे, बेशक वो 300 स्क्वायर फुट की हो, 600 की हो, 1000 की हो या 1500 स्क्वायर फुट की हो, उससे बहुत बढ़त मिलेगी आपको घरों के संख्या बढ़ाने में और लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने में। नेक्स्ट, हम लोग ये चाहते हैं कि ईसीबीज जो पहले अलाउड थे वो भी अलाउड किए जाएं, क्योंकि आपने देखा होगा कि कमर्शियल क्षेत्र में, कमर्शियल प्रॉपर्टीज के क्षेत्र में जो लीज्ड प्रॉपर्टीज हैं उनमें बहुत ज्यादा एफडीआई आ रहा है। वो तो हम लोग चाहते हैं कि कमर्शियल लीज प्रॉपर्टीज में इनपुट टैक्स क्रेडिट देकर जीएसटी भी लागू किया जाए, पर अगर हमारे नॉर्मल रियल एस्टेट एक्टिविटी पे ईसीबीज अलाउ किए जाए तो शायद जो कम दर पे हमको पैसा मिल सकता है वो भी मिल पाएगा बिल्डर्स को। इसके बाद वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग की हम लोग बात कर चुके हैं, और नोशनल इनकम पे एक 2 साल पूर्व एक टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया था कि अगर आप अपने जो सरप्लस स्टॉक क्रिएट करते हैं उसको 2 साल में नहीं बेचते हैं तो एक नोशनल रेंट पे टैक्स लिया जाएगा। हम लोग मानते हैं कि ये एक रिग्रेसिव स्टेप है कि कोई बिल्डर अपने प्रॉपर्टी को अनसोल्ड नहीं रखना चाहता, और इसी तरह जब सरप्लस स्टॉक बढ़ता है तो दाम भी कम रहते हैं और न्यूनतम रहते हैं। तो इस लिहाज से हम लोग ये कह रहे हैं कि जितना स्टॉक क्रिएट कर पाए, जितना सरप्लस क्रिएट कर पाए, उतना हमारा प्रयास रहना चाहिए, और जितना हम लोग कर पाए उसी से दाम कम होंगे, और उसको बेशक 2 वर्ष लगे या अधिक लगे, आस्ते आस्ते या तेजी से, क्योंकि कोई भी 2 तरह का इंटरेस्ट नहीं पे करना पाएगा। एक कि आप बनाए घर लोन लेके और उसके ऊपर एक नोशनल रेंट पे भी टैक्स दें। आखिरी चीज जो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस वक्त एक प्रावधान किया गया था कि आप अगर कोई घर बेचते हैं तो उसके लिहाज से सिर्फ एक घर खरीद सकते हैं। लास्ट ईयर वो बढ़ा के 2 घर कर दी गई थी। अब हम लोग ये प्रस्ताव रख रहे हैं कि आप 2 से भी अधिक, अगर आपके शहरों के बीचों बीच कोई घर हो और वो बिक जाए तो उसके एवज में अगर आप 2 या 3 या 4 छोटे छोटे मकान ले लें तो उतनी ही बिल्डिंग एक्टिविटी को और रियल एस्टेट और हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन को बढ़त मिलेगी और उससे फायदा सबको होगा।